नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा में होगा 39वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन। विजेता को मिलेंगे 50 लाख रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सीएम भूपेश बघेल ने की जनगणना कराने की मांग। 12 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सिलिकॉन वैली बैंक हुआ बंद। 2008 के बाद का सबसे बड़ा संकट। बीटेक पानीपुरी वाली लड़की का वीडियो हुआ वायरल। स्कूटी पर बेचती है गोलगप्पे। 3 दिवसीय दिल्ली पर्यटन फूड फेस्टिवल की हुई शुरुआत। 50 से अधिक व्यंजन परोसे जा रहे। नया भारत गढ़ने में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा। मात्र 1 रुपए में फसल बीमा, सालाना मिलेगा 12,000 रुपए। जाने किसानों के लिए महाराष्ट्र का बजट। हरियाणा में 48% कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। जीरो बर्निंग लक्ष्य होगा हासिल। दिल्ली में जल्द बदलेगा मौसम। आईएमडी ने कई शहरों के लिए जारी की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन में भी हाथ आजमा रहे हैं। दूध और इससे बने उत्पादों की बढ़ती डिमांड के बीच अब किसान भी पशुपालन की ओर रुख कर रहे हैं। पशुपालन क्षेत्र के विकास विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भी लगातार प्रयास कर रही है। जहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना चलाई है, वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर पशुपालन को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसी कड़ी में हरियाणा पशुपालन विभाग चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च तक 39वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन कर रहा है, जहां घोड़े और ऊंटों के शानदार करतबों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पशु मेले में 50 से भी अधिक पशु प्रतियोगिताएं भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जीतने वाले पशुपालकों को 50 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जनगणना जल्द कराने, जीएसटी, क्षतिपूर्ण कोल रॉयल्टी सहित विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान बघेल ने प्रधानमंत्री को राजकीय पशु वन भैंसे का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है। कई पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कि कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी मांड्या में प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद लगभग 3:15 बजे वह हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बता दें, इस साल पीएम मोदी का कर्नाटक का ये 6वां दौरा है। कर्नाटक में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। बीते हफ्ते अमेरिकी बाजारों में सिलिकॉन वैली बैंक ने भूचाल ला दिया है। साल 2008 के बाद आर्थिक संकट के दौरान बैंकिंग कंपनी वॉशिंगटन म्यूचुअल के डूबने के बाद अब इसे सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जा रहा है। स्टार्टअप पर फोकस करने वाले इस एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप की वजह से हम 2008 के बाद सबसे बड़ा बैंक फेलियर देख रहे हैं। इस बैंक को अमेरिकी नियामकों ने शुक्रवार को बंद कर दिया। कैलिफोर्निया में बैंकिंग नियामकों ने बैंक को बंद करके फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इसके स्टॉक के रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया है। आज के समय में जहां तमाम लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान हो रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो खुद रोजगार के अवसर तैयार कर रहे हैं।
आपने MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली की कहानी तो सुनी होगी। अब हम आपको बता रहे हैं B.Tech पानीपुरी वाली के बारे में। दिल्ली के तिलक नगर में तापसी उपाध्याय नाम की लड़की B.Tech पानीपुरी वाली के नाम से गोलगप्पे का स्टॉल चला रही है। इस लड़की के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तापसी इन दिनों B.Tech पानीपुरी वाली के नाम से फेमस हो रही है। इस लड़की ने दिल्ली के तिलक नगर इलाके के मार्केट में छोटा सा स्टॉल शुरू किया था। उसने स्कूटी से स्टॉल को जोड़ा और घूम घूम कर एयर फ्राई यानी बिना तेल के फ्राई किए हुए गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया। पानीपुरी का ये अनोखा तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि तिलक नगर में सड़क पर काउंटर लगाने वाली लड़की फेमस हो गई है। दिल्ली पर्यटन फूड फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है, जिसमें अरब से लेकर मुगलई व्यंजन और मैक्सिकन से लेकर पंजाब के प्रसिद्ध अमृतसरी कुलचे तक शामिल हुए। बता दें, फूड फेस्टिवल में लगभग 50 प्रकार के व्यंजनों के शामिल होने की बात कही गई है। इस फेस्टिवल का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है। ये त्योहार 10 मार्च से 12 मार्च 2023 तक चलेगा। आज इसका दूसरा दिन है। त्योहार का उद्देश्य विभिन्न समूह और संस्कृतियों के इतिहास को दर्शाते हुए विविध भारतीय व्यंजनों में से सर्वश्रेष्ठ की पेशकश करना है। अल माहिर मुगलई फूड से बनी चिकन बिरयानी, ऑस्ट्रेलिया की मिठाइयाँ, दरबारे अवध से यूपी व्यंजन, बॉम्बे बॉय इन दिल्ली द्वारा बॉम्बे स्ट्रीट फूड, पुरानी दिल्ली के मुगलई व्यंजन, अल तुर्का की तुर्की व्यंजन, करीम के कबाब और चिकन टिक्का आदि सब कुछ शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR दुनिया का सबसे बड़ा व व्यापक अनुसंधान संस्थान है। संस्थान की अब तक की प्रगति प्रशंसनीय है। चाहे उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो, उत्पादकता बढ़ानी हो या जलवायु अनुकूल फैसले उत्पन्न करने की चुनौती हो, हर क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में परंपरागत खेती के बाद कृषि के क्षेत्र की प्रगति में किसानों के परिश्रम के साथ ही वैज्ञानिकों का अनुसंधान मील का पत्थर साबित हुआ है। अब तक ये यात्रा संतोषजनक रही है, लेकिन देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए वर्ष 2047 तक अमृतकाल की चुनौतियों का समाधान, उन पर विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश किया। बजट में कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए महाकृषि विकास योजना और किसानों के वित्त लाभ के लिए नमो शेतकरी महासंगमन निधि योजना बजट की प्रमुख विशेषताएं रही। बता दें कि किसानों के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय योजना के लिए 2023 से 24 के बजट में 6,900 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। ऐसे में अब नमो शेतकरी महासंगमन निधि योजना के लागू होने के बाद महाराष्ट्र के किसानों को हर साल 12,000 रुपए मिलने लगेगा। यही नहीं बल्कि किसानों के लिए 1 रुपए में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की गई। इसके लिए राज्य सरकार 3,312 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ वहन करेगी। इसको लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि किसान अब केवल 1 रुपए का शुल्क देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों पर कोई बोझ नहीं है। फसल के बीमा की किस्त का भुगतान किसान नहीं, राज्य सरकार करेगी। हरियाणा में सरकार द्वारा सख्ती किए जाने के बाद पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट आई है। इस बात का खुलासा खुद राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में पिछले साल अक्टूबर और जनवरी 2023 के बीच 2021 से 22 की इसी अवधि की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 48% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार पराली के ऊपर काम कर रही है। उनके मुताबिक हमारी सरकार जीरो बर्निंग लक्ष्य को आने वाले कुछ वर्षों में हासिल कर लेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम की स्थिति दिन ब दिन बदलती रहती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि 14 से 18 मार्च के बीच दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है और साथ ही 17 से 18 मार्च 2023 के दिन अधिक बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।